नमस्ते एंड वेलकम टू अर्बन चैटराटी। दिस इज़ अभिनव प्रकाश और आज मेरे साथ हैं निशांत आज़ाद, जो ऑर्गेनाइज़र में जर्नलिस्ट हैं। और अभी हाल में ही इन्होंने बंगाल के गांव में घूम के, कंट्री साइड में घूम के, वहाँ पे पोस्ट पोल वायलेंस पे एक बेहद ही डिटेल रिपोर्ट तैयार की है। सो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। निशांत जी, आपका स्वागत है। निशांत जी, पहले तो ये बताइए इस समय बंगाल में हालात क्या हैं? देखिए, बंगाल के हालात की अगर हम लोग बात करें तो बंगाल के जो हालात है, हम लोग जो सोशल मीडिया में देख रहे हैं या चैनल्स में देख रहे हैं या फिर अखबारों में पढ़ रहे हैं, वो हमारे तक 10% भी नहीं पहुंच रहा है। अगर हम बंगाल की ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो वहाँ हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और हम लोग कह सकते हैं कि बदतर हालत है। ठीक है, what we are showing in watching on news channels or in media is just not even 10%. तो वहाँ पे स्थिति बहुत खराब है। कॉपरेशन गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। एज वी नो कि वहाँ पे उन्हीं लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। तो जो लोग हैं वहाँ पे, जो ग्राउंड पे जो लोग हैं, कह सकते हैं भाजपा के सपोर्टर हैं या ओवरऑल कह सकते हैं कि एक सेक्शन है सोसाइटी का जो कि सफर कर रहा है और उसको देखने वाला कोई भी। लेकिन बंगाल की सरकार का लगातार ये कहना है कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा चल रहा है, कुछ घटनाओं को लेके सिर्फ देश में माहौल बनाया जा रहा है, जबकि ग्राउंड रियलिटी ऐसी नहीं है। ये कहा जा रहा है कि मीडिया जो है एक नेगेटिव भूमिका अदा कर रहा है, एक प्रोपेगेंडा कर रहा है। और हमने देखा है कि अभी कोलकाता की जो हाई कोर्ट है, उसके जज को भी हटाने की बात हो रही है, क्योंकि वो जो है सरकार के खिलाफ काम कर रहा है। कितनी सच्चाई है टीएमसी की इन बात में? देखिए, बंगाल में जो हिंसा है वो पोस्ट रिजल्ट ही हो रहा है ऐसा नहीं। बंगाल में हिंसा का दौर तकरीबन पिछले एक दशक से, वैसे बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन ये जो भाजपा वर्सेस टीएमसी जो चल रहा है वो पिछले एक दशक से चल रहा है। और चुनाव के पूर्व भी हमने देखा कि पंचायत चुनाव में किस तरीके से बलात्कार की तमाम घटनाएं आई, मर्डर की घटनाएं आई, आगजनी की घटनाएं आई, और चुनाव के दौरान भी ये सब चलता रहा। कंसिस्टेंट अटैक बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे, बीजेपी के नेताओं पे, सब पे होता रहा और ये किसी से छुपा नहीं है। मीडिया में भी ये चीज लगातार आते रहा है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पोस्ट पोल रिजल्ट के बाद की जो घटनाएं हैं, तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि आप नहीं, मतलब ममता सरकार कह रही कि प्रोपेगेंडा है और तमाम चीजें हैं। मैं आपको बता दूं कि जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के मैं नाम ले रहा हूं, जैसे पूर्वी पश्चिम मिदनापुर, साउथ नॉर्थ 24 परगना, हुगली, बीरभूम, मालदा, दिनाजपुर, ये सब वर्स्ट अफेक्टेड एरिया है। घाटाल एक डिस्ट्रिक्ट है, घाटाल डिस्ट्रिक्ट है, वहां से टीएमसी के एमपी हैं देव करके। वहां से जो मेरी इनपुट है, वहां पे 300 से अधिक रेप केसेस सिर्फ घाटाल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, नंदीग्राम जैसे जगह पे मेरे पास लिस्ट है कि 20 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, जो कि मेरे पास लिस्ट बनी हुई है। वहां पे भी तकरीबन 150 से 200 बलात्कार की घटनाएं। ठीक है, लेकिन मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं कि पुलिस का स्टेट गवर्नमेंट के साथ हैंड इन ग्लव्स, टीएमसी गवर्नमेंट का ऊपर से क्लियर निर्देश है कि आप जो है रेप केसेस को, मॉलेस्टेशन के केसेस को, इन सब केसेस को रिपोर्ट नहीं करेंगे। और यही वजह है कि अभी तक अगर हम रिपोर्टिंग के मामले में देखें तो मुश्किल से 3 या 4 केसेस ऐसे हैं जिनकी, जो सुप्रीम कोर्ट में जिनके केसेस लगे हैं। और आपने देखा होगा कि जिस महिला का मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, जो महिला विक्टिम है, ठीक है, इसलिए मैंने उनकी टेस्टिमनी रिकॉर्ड की क्योंकि मेरे से पहले भी 1-2 वरिष्ठ पत्रकारों ने जो रेप केसेस को सामने लाने की कोशिश की, उसको टीएमसी गवर्नमेंट ने भी और पुलिस ने भी फेक न्यूज कहा है। ठीक है, इसलिए मैंने वो टेस्टिमनी वीडियो रिकॉर्ड की है ताकि मेरे ऊपर कोई आरोप ना लगा सके कि ये फेक है या कुछ भी है। और वो आप मानेंगे नहीं, उसकी उम्र, उस महिला की तकरीबन 60 साल की उम्र है उसकी, और उसके 6 वर्षीय जो उसका नाती है वो घर में छुपा हुआ था और उसके सामने उसके बलात्कार हुई। वो महिला ने पिटीशन भी डाला है सुप्रीम कोर्ट में। तो हम, मतलब आप कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में रेप है और रिपोर्ट के नाम पे जो एफआईआर हुई है बिल्कुल ना के बराबर है। मैं पर्सनली कई लोगों को जानता हूं कि जो मान लीजिए कि रेप की घटना के बाद हॉस्पिटल में एडमिट होती है, टीएमसी के गुंडे अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर्स को धमकाते हैं कि आप इसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कीजिए, रेप का कोई भी ना कोई चार्ज लगेगा, ना कोई रिपोर्ट बनेगी, कुछ भी नहीं। तो इस तरीके के जो है
अमानवीय व्यवहार वहां के लोगों के साथ किया जा रहा है, और अत्याचार तो आप पूछिए ही मत कि वहां के लोगों के साथ क्या हो रहा है। तो ये जो प्रोपेगेंडा वाली बात है, मैं आपको 2 लाइन में बताऊंगा कि प्रोपेगेंडा या डर कहिए ममता सरकार का, कि 2 दिन के अंदर में 2 वरिष्ठ जज जो हैं खुद को 2 इंपॉर्टेंट केसेस से खुद को रेस्क्यू कर लेते हैं। रानी बनर्जी जो उस मामले को देख रही थी, वो खुद को रेस्क्यू करती है। दूसरे अनिर्बन जो कि नारदा केस में सुप्रीम कोर्ट में बेंच में थे, उन्होंने खुद को उससे रेस्क्यू किया। तो ये आप, क्योंकि उनका परिवार वहां रह रहा है, तो अलग अलग कारण दे करके वो खुद को उस बेंच से हटा रहा है। इससे साफ पता चलता है कि ममता सरकार या टीएमसी सरकार का डर कितना है। लेकिन ये आपने बताया कि रेप तो अपने आप में एक मतलब एक्सट्रीम पॉलिटिकल वायलेंस हो गया, लेकिन आपने कई जगह रिपोर्ट किया है कि इसमें कम्युनल एंगल भी एक है। वो कितना सही है? क्योंकि कई लोग का कहना है कि पॉलिटिकल वायलेंस है और इसको जबरदस्ती आप ऑर्गेनाइजर में या जो प्रो बीजेपी जो वाइसेस हैं, ये इसको जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम का रंग दे रही हैं। ये इसमें कॉम्युनल एंगल ही है। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने जो स्टोरी शुरू की है, ठीक है, उसमें जो मैंने नरेशन दिया है, एक विक्टिम है, जब उसको मारा जाता है, उसके साथ मॉलेस्टेशन किया जाता है, उसको अपमानित किया जाता है, तो एक लाइन है वो मुजफ्फर में कहता है कि जैसे तुम्हारी हिंदू देवी माँ काली नंगी है, वैसे ही तुमको नंगा करेंगे, रेप करेंगे। जो तुम्हारे हिंदू भगवान हैं, जो तुम्हारे ठाकुर जय श्री राम और काली हैं, काली और राम की बीप 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 मारेंगे। ये हेट्रेड, ये कॉम्युनल नहीं है तो क्या? ये कॉम्युनल ही है। आइडेंटिफाई करके लोगों को मारा जा रहा है, ठीक है। शौकत मोल्ला करके एक विधायक है टीएमसी का, उसके क्षेत्र में आप जाएंगे तो पूरा का जितने भी हिंदुओं का घर है वहां पे, वो उसने जेसीबी बुलवा के सबका घर तुड़वा दिया। उसका एकमात्र काम ही यही है कि इलीगल रूप से बांग्लादेशियों को, रोहिंग्यास को ला करके इंडिया में बसाना, उसको डॉक्यूमेंटेशन करवाना, उनकी वोटर आईडी कार्ड बनवानी, उनका आधार कार्ड बनवाना, ये सब स्ट्रेटजिक वे में हो रहा है और बिल्कुल कॉम्युनल है। आप जो रेप विक्टिम है, जिसकी टेस्टिमनी मैंने रिकॉर्ड किया, उसको आप सुनेंगे तो वो कहती है कि मैं एक हिंदू महिला और एक मुसलमान द्वारा अपमानित होती है और मैंने अपना सब कुछ खो दिया, ठीक है। वो आइडेंटिफाई करके, इसमें ज्यादा से ज्यादा जो परपेट्रेटर्स है वो आप पाएंगे कि वो मुसलमान है और वो जानबूझकर हिंदुओं पर यह अत्याचार किया जा रहा है एक पॉलिटिकल वायलेंस के अम्ब्रेला के नीचे में। लेकिन जो इसका काउंटर भी आएगा कि पार्टी तो हिंदू डोमिनेटेड है, जो लोकल लीडर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी हिंदू डोमिनेटेड हैं। कई केसेस में तो आपने खुद लिखा है कि जो ग्रुप है जो वायलेंस कर रहा है उसमें हिंदू भी शामिल है जी। तो ये कहना, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि आप इसको कम्युनलाइज कर रहे हैं। इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे कि इसमें हिंदू भी शामिल हैं? और टीएमसी तो एसेंशियली हिंदुओं की पार्टी है, उसके नेता तो मंच से मंत्र और क्या क्या पढ़ते हैं। देखिए, टीएमसी का मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स किसी से छुपा नहीं हुआ। टीएमसी का हो या ममता बनर्जी का जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, वो किसी से छुपा नहीं हुआ। और हमने ये देखा कि अभी जो पुलिस वैकेंसी में जो इनरोलमेंट आई थी और जो लिस्ट आई थी, जिसमें सभी के सभी जो भी जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है वो सभी मुसलमान थे। वो कैटेगरी जिसमें अपॉइंटमेंट हुई है वो ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत है, वो अपॉइंटमेंट हुई है, जिसमें 5 अन्य हिंदू समुदाय के लोग भी आते हैं। लेकिन उस 5 में से किसी भी एक समुदाय का भी रिप्रेजेंटेटिव उस अपॉइंटमेंट में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट किनकी हुई है? तो मुसलमानों की अपॉइंटमेंट हुई है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जो विक्टिम है, जो भुगत रहे हैं वहां पे, वो उनके फोन हैं, उनके कॉल्स हैं, उनकी रिकॉर्डिंग है, वो बताते हैं कि उनके साथ किस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। और जय श्री राम को लेकर के, जय श्री राम के नारे को लेकर के ममता का स्टैंड क्या रहा, वो सबको पता है। किस तरीके से वो इस नारे से चिढ़ती थी और किस तरीके से उन्होंने आप एक वर्ग विशेष समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं किया। इवन टेक्स्ट बुक से राम का नाम हटवाना, उन लोगों को पेंशन देना, उन लोगों को बाकी चीजें मुहैया करा देना। तो ये साफ दिखाता है कि दिस इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट टीएमसी वर्सेस बीजेपी। और टीएमसी इस कॉम्युनल कहते हैं कॉम्युनल हेट्रेड पे चुप इसलिए है क्योंकि इसका सीधा फायदा उसको वोट बैंक के रूप में मिल रहा है।
आपने इलेक्शन कमीशन का डाटा देखा होगा कि जितने जो जो वोटिंग हुई है, जो मुसलमानों की वोटिंग हुई है, उसमें 91% वोटिंग टीएमसी को मिली है। तो आप एक तरफ अपीजमेंट पॉलिटिक्स और दूसरी तरफ जो है 91% वोटिंग एक मुश्त टीएमसी को पड़ती है। तो क्या आपको लगता है कि टीएमसी के नेता या फिर ममता खुद मुसलमान समुदाय को इसमें दोषी ठहराएगी या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? ये एक ओपन सीक्रेट है, इसमें ऐसा कुछ भी हिडन नहीं है। लेकिन और क्या हो रहा है, और किस तरीके के वायलेंस या सप्रेशन हो रहे हैं? क्योंकि आपने लिखा है कि घर से भागना पड़ा है लोगों को, वापस आने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। सो वो सब अभी क्या चल रहा है ग्राउंड में? क्योंकि करीब 1 महीने से ज्यादा हो रहा है, 2 महीना हो रहा है करीब करीब। बिल्कुल बिल्कुल। सो अभी भी क्या ऐसा हो रहा है कि हालात अभी थोड़े सामान्य हुए हैं? देखिए, हालात सामान्य मैं नहीं कहूंगा। कल भी और परसों भी मेरे पास रिसेंटली, मैं कल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कई फोटोज या वीडियोस मान लीजिए मेरे पास कई मित्रों के माध्यम से आते रहते हैं। जब वहां पे एनएचआरसी की टीम ग्राउंड पे है, उसके बावजूद भी वायलेंस हो रहा है वहां पे। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि 1 महीना होने के बावजूद भी क्या रुक गया या सब। एक विक्टिम से मैं मिला था, वो अपने घर से काफी दूर तकरीबन 100-150 किलोमीटर की दूरी पे एक शेल्टर हाउस में रह रही थी, सेफ हाउस कह लीजिए। और वहां पे सिर्फ वो नहीं रह रही थी, वहां पे उसके साथ 15-20 लोग और थे। आप ये समझ सकते हैं, मतलब आप ये देखिए कि एक कमरे में वो लोग छुप के 10 से 12 लोग रह रहे हैं। डर का माहौल देखिए। और उसका पति चुनाव के दौरान वहां नहीं था। चुनाव के दौरान उसका पति नहीं था और वो समहाउ भाजपा को सपोर्ट करती थी। तो जब उसका पति गांव जाता है तो उसको धमकाया जाता है कि तुम भी यहाँ से भाग जाओ, और तुमको और तुम्हारी पत्नी को अगर गांव आना है तो पहले तुम उसको मेरे पास भेजो, मतलब मेरे पास सोने के लिए तुम भेजो, ठीक है। तो इस तरीके की सिर्फ एक घटना नहीं है कि अगर तुमको अपने गांव में अपने घर में वापसी करनी है तो तुम अपनी बहू को, अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को मेरे पास सोने के लिए भेजो, बल्कि ऐसी तमाम घटनाएं हैं। न सिर्फ ये, गांव में टोटल टीएमसी के गुंडों ने जो दुकानदार है उनको धमका रहे हैं कि तुम इनको राशन नहीं दोगे, तुम इनको अनाज नहीं दोगे, तुम इनको कुछ नहीं दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें चल रही है। मैं आपको बताऊं कि एक ही घर के माँ, बेटी, बहू, 3-3 लोगों को एक ही घर में बलात्कार होता है। जो ठेला होबे सॉन्ग था, एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पे, मिनाका एक जगह है वहां पे, मिनाका नहीं, जादवपुर में माँ बेटी को स्ट्रिप किया जाता है नंगा, और उसको खिला होबे के गाने पे डांस करवाया जाता है। मिनाका में एक महिला को उसके 19 वर्षीय बेटे के सामने बलात्कार किया जाता है। ये सब एक सिंपल चीज नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये हम जो हमारे पास जो पहुंच रहा है ना, वो 10% भी नहीं है जो बंगाल में हो रहा है और जो बंगाल के लोग भुगत रहे हैं। लेकिन इस तरह की रिपोर्ट्स हम देख नहीं रहे हैं, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि लोगों में डर है, लोग जाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आप ग्राउंड में गए वहां पे। सो आपको क्या मुश्किल आई इन सब चीजों को रिकॉर्ड करने में? क्या आसान था कि आपको भी डर का सामना करना पड़ा, या भी आपको अंडर कवर छुप के रहना पड़ा? आपने कैसे इस रिपोर्टिंग को किया? देखिए, मैं चुनाव के दौरान भी वहां पे था, तकरीबन 15 दिन के आसपास मैं बंगाल में चुनाव के दौरान भी था। और मेरे जो उस समय अपने लिंक्स बने, सोर्स बने, उसके बाद जिस दिन परिणाम आता है, चुनाव परिणाम आता है, और दोपहर के बाद से तकरीबन हिंसा शुरू हो जाती है। मेरे पास उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों के फोन आते हैं जिनके साथ मारपीट हुई है। मुझे हैरानी तब हुई जब एक बंदा खेत में, फील्ड में, आप कह सकते हैं फील्ड में छुपता है और मुझे कॉल करता है और वो कहता है कि भैया हम लोगों को मार देंगे, हम लोगों को बचा लो या कैसे भी पुलिस भिजवा दो या कुछ करो। अब वो खेत में छुपा हुआ, उसकी बीबी और उसका परिवार, ये लोग भाग चुके हैं, ठीक है। वहां से वो मुझे फोन करता है और इस तरीके की कई घटनाएं होती है। तब मैं बाध्य होता हूँ कि मुझे भी जाना चाहिए, मुझे भी बंगाल जाना चाहिए। एक तरफ जहां बड़े बड़े मीडिया हाउस है, जिनका आप सभी जानते हैं कि कम से कम 15 से 20 ऐसे स्टेट, बंगाल जहाँ की पॉलिटिकली बहुत एक्टिव स्टेट है, हर बड़े ऑर्गेनाइजेशन का कम से कम 15 से 20 जर्नलिस्ट उस स्टेट में है। लेकिन और कई मेरे ऐसे जर्नलिस्ट जो कि मेरे संपर्क में हैं, जो क्राइम बीट वहां पे देखते हैं, लेकिन उन लोगों को टॉप से इंस्ट्रक्शन है कि इस तरीके की केसेस कोई भी रिपोर्ट नहीं की जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है जहां पे इतनी हिंसा हो रही हो, वहां पे इतने बड़े पत्रकार और इतने बड़ा संगठन काम कर रहा हो, लेकिन एक भी केस बाहर नहीं है? हमने हाथरस में देखा कि हाथरस में कैसे एक रेप की घटना सामने आती है और तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, तमाम बड़े पत्रकार, सब लोग पहुंचते हैं, कैंप लगाते हैं,
चलिए मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे एलिगेशन है, तो क्या उस एलिगेशन को सामने लाने के लिए उसमें सच्चाई है नहीं है, कम से कम इसकी खोज पड़ताल करने के लिए भी कोई ऑर्गेनाइजेशन सामने नहीं आ सकता था? आप मुझे बताइए, पद्मजा ने भी टाइम्स नाउ में वो रिपोर्ट की थी, क्या वो भी फेक है? क्या मैं जो ग्राउंड से होके आया, जो जो वीडियोज हैं, जो उनकी टेस्टिमनी है, जो जो सैकड़ों की संख्या में जो रोज वीडियो आ रहे हैं मारपीट की घटनाएं, मॉलेस्टेशन की, मर्डर की, आगजनी की, ये सब फेक है। लेकिन आपको किस चीज का सामना करना पड़ा वहां पे रिपोर्टिंग करने के लिए? देखिए मैं आपको बताऊं कि मैं जब बंगाल गया था तो मेरा जो गाड़ी का नंबर था बिहार नंबर था। एक कैसे एक हेट्रेड है, मैं उसको मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी जो पुलिस है कैसे वो आपको शक की निगाहों से देखती है। मेरी गाड़ी के ऊपर प्रेस लगा हुआ था, लेकिन मेरा गाड़ी का नंबर जो है बिहार नंबर, और मेरे पास सारे कागजात थे, मास्क, मैं जो भी कोविड के जो गाइडलाइंस है मैं फॉलो कर रहा था, मैं सब कुछ कर रहा था। लेकिन मैं 2 जगह पे मैंने ऐसे चलान भरे जहां पे उसका कोई मतलब नहीं बनता था। मेरे सामने बाकी गाड़ियों को छोड़ दी जाती थी क्योंकि मेरा गाड़ी नंबर जो है बिहार का था, तो मैंने 2 जगह जो है चलान भरा है, और कैसे कैसे मैंने उनको मैनेज करके मैं वहां से निकला हूं मैं ही जानता हूँ। 5 दिन के अंदर मैंने 2-3 होटल्स बदले हैं। तो एक जो भय का माहौल है ना वहां पे, मतलब आप प्रेस की गाड़ी को देख करके आप एक, अगर बहुत ऐसे एरिया हैं जहां से आप जब गुजरते हैं ना, तो लोग आपको इस तरीके से देखते हैं कि जैसे आप कोई क्रिमिनल हो। मैं पार्क स्ट्रीट से निकला और मुझे कहीं जाना था, और मैंने गूगल मैप का इस्तेमाल किया और समहाउ मैं रास्ता भटक गया, और मैं एक ऐसे मोहल्ले में घुस गया जहां से मैं निकल रहा था, और मैं डर गया था लिटरली। मैं 10 मिनट के लिए, जबकि मैं इतना रिस्क लेकर के मैं बंगाल गया था, लेकिन जब मैं उस मोहल्ले से गुजर रहा था ना, तो एक अजीब तरीके का डर लग रहा था मुझे। लोग मुझे और मेरी गाड़ी को इस तरीके से देख रहे थे ना कि मैं वो उस डर को सच में बयान नहीं कर सकता। वो मुझे लग रहा था कि मैं कलकत्ता में नहीं, मैं कलकत्ता प्रॉपर, आप रूरल की बात आप छोड़ दीजिए, आपको मैं ये घटना आपको कलकत्ता की बता रहा हूं। हम्म। तो जनता क्यों हॉस्टाइल है प्रेस को लेके? क्योंकि ये तो बात वहीं पे आती है कि जनता आपके लिए इसलिए हॉस्टाइल है क्योंकि आप उनके खिलाफ नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे हो। देखिए इसमें 2 चीजें हैं, क्योंकि हमने देखा ये जब जेएनयू में कई जगह पे हुआ है, जो प्रेस वाले रिपोर्ट कर रहे थे उनके साथ बदतमीजी होती थी, बदसलूकी होती थी, तो कहा जाता था कि आप इनके खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहे हो, आप इनको डेमोनाइज कर रहे हो, तो ये आपके खिलाफ है। देखिए इसमें 2 चीजें हैं, एक पार्ट है जो विक्टिम पार्ट है, ठीक है, दूसरा पार्ट है जो परपेट्रेटर पार्ट है। तो जो विक्टिम पार्ट है वो इतना डरा हुआ है कि वो सामने नहीं आना चाहता है, क्योंकि उसको रहना वहीं पे है, अल्टीमेटली वही सफर कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि तमाम नेता चुनाव खत्म होते ही दिल्ली की तरफ कूच कर, और जो वहां हैं वो सफर कर रहे हैं। बहुत कम नेता हैं जो ग्राउंड पे हैं और लोगों को तक मदद पहुंचा रहे हैं। मैं वास्तविकता बता रहा हूँ, आधे से ज्यादा जो कैंडिडेट है वो आपको बंगाल में नहीं मिलेंगे। वो हर कोई अपने अपने जगह पे शिफ्ट हो गया है, और जनता क्या सफर कर रही है उससे उसको, एक बड़े लीडर ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि मैं निकलूंगा तो मेरे ऊपर अटैक हो जाएगा। तो जब आप वोट मांग रहे थे तो अब आपको ये सोचना चाहिए था कि कल को जो जनता, अगर आप हार जाएंगे और उनके साथ जो आज हो रहा है, तो आप किस मुंह से आप उनसे अपना वोट मांग रहे थे, पहली चीज। तो विक्टिम तो इतना डरा हुआ है कि वो वैसे ही नहीं, मैं कह रहा हूं ना कि मतलब सैकड़ों संख्या में जो है बलात्कार की घटना है, लेकिन कोई इसलिए वापस नहीं आ, मतलब सामने नहीं आ रहा है क्योंकि उसको अभी 5 साल, वो ये देख रहा है कि 5 साल वहां पे ममता की सत्ता रहने वाली है, और जब अभी शुरुआती दौर में ये हाल है तो आगे आने वाले दिनों में और क्या होने वाला है। तो विक्टिम पार्ट डरा हुआ है, परपेट्रेटर पार्ट ये देख रहा है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, मान लीजिए मैं गया, तो उनको इस बात का डर है कि मैं एक्सपोज उनको कर दूंगा, ठीक है, उनको इस बात का डर है कि यहाँ से चीजें बाहर जाएगी, रिपोर्टिंग होगी। आप देखिए ना कि महीनों बीत जाते हैं और कंसिस्टेंटली वायलेंस होता है, धनकर को ब्लैक फ्लैग दिखाया जाता है। धनकर गवर्नर साहब खुद कहते हैं कि मैं खुद अनसेफ फील कर रहा हूं। धनकर साहब का ये स्टेटमेंट आया था, ठीक है। तमाम लीडर ऑफ अपोजिशन ने इस पर बयान दिए। किशन रेड्डी ने कहा एक यूनियन मिनिस्टर के घर के उनके ऊपर अटैक होता है। हमारे एक कैंडिडेट थे बीजेपी के, उनके घर के बाहर बॉम्ब फेंका जाता है, ठीक है, लोकल हैंडमेड बॉम्ब फेंका जाता है। तो ये सब घटनाएं छुपी नहीं हुई है। तो जो विक्टिम पार्ट है वो डरा हुआ है, और जो
कर रहे हैं वहां पे अत्याचार, उनको ये लग रहा है कि हमारी चीजें बाहर चली जाएगी, इसलिए वो उस सेक्शन को दबाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको बता दूं, एनएचआरसी की टीम वहां पे है, लेकिन मेरे पास जो रिपोर्ट आ रही है कि एनआरसी की टीम जहां पहुंच रही है, क्योंकि उनको एस्कॉर्ट जो है बंगाल पुलिस कर रही है, तो वहां से चीजें लीक होती है टीएमसी लीडर्स को, और जब वो वहां पे पहुंच रहे हैं तो वहां पे या तो विक्टिम्स को डरा धमका के वहां से चुप कराया जा रहा है, या वहां से उनको हटा दिया जा रहा है। तो आप पाएंगे कि एनएचआरसी की टीम आती है तो वो क्या लेकर आती है, वो देखने वाली चीज। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो वहां पे ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, वो नहीं चाह रहे कि मेरा नाम बाहर आए, उनको धमकाया जा रहा है। मैं 5 दिन रह के आया हूँ बंगाल में, ये सब मैंने खुद देखा है, ऐसा नहीं कि मैंने फोन पे सुना है। बहुत ही स्कैरी हालात आप बता रहे हैं बंगाल में। डोंट नो इसमें क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में केस है, पुलिस तो आप बता रहे हैं कि केस भी दर्ज नहीं कर रही है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर द पीपल ऑफ बंगाल दैट द फ्यूचर विल बी बेटर देन द प्रेजेंट। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद निशांत जी कि आपने इस बात को रिपोर्ट किया और आपने इस बात को डिस्कस किया। लेट्स होप दैट something good will come out of it. Thanks a lot. धन्यवाद. And thank you, audience. Please subscribe to the channel and also join as a member to support the channel. Thank you.